नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं कविता उषा, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह जो एक प्रगतिशील कवि के रूप में माने जाते हैं, प्रयोगवाद का भी के भी वो प्रवर्तक, एक तरह से प्रयोगवाद को लेकर भी वो बढ़ते रहे हैं। कविता जो है उनकी शिल्प संबंधी बहुत सारे प्रयोग लेकर आई है। नए नए प्रयोगों का, नए नए प्रतीकों का, उपमानों का उन्होंने प्रयोग कविता में किया है और पुराने उपमान में भी नए अर्थ की चमक भरने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। और अपने आसपास के जो चीज़ें हैं उनको, आस पड़ोस जो है उनका, उन्हीं को उन्होंने कविता का हिस्सा बना लिया है और प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुए हैं उनकी कविताओं में। तो उसी को लेकर आज की हमारी कविता है उषा, जिसमें कविता जो है उषा, उसमें कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल बदलते, पल पल परिवर्तित होते प्रकृति होती जो प्रकृति है उसका एक शब्द चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया है। शमशेर जी ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अनूठा प्रयास उन्होंने किया है और यह कविता भी उसी का एक उदाहरण है। कवि भोर के आकाश का मुक्त दृष्टा नहीं है, केवल भोर के आकाश को वो देख ही नहीं रहा है, उस भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने का स्पष्टा भी है, मतलब उसको जोड़ दिया है। प्रकृति को मानवीय क्रियाओं के रूप में, बिंबों के रूप में उन्होंने दिखाया है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं जो गाँव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है सलेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य का उजास है, और है कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। अब उषा कविता एक तरह से, उषा भोर, जब प्रातःकाल होता है उसे प्रातःकाल भी कह सकते हैं, भोर भी कह सकते हैं। जब अंधेरे के बाद, रात्रि के बाद जैसे जैसे सूर्य उदय होने लगता है तो उस समय को उषा काल कहा जाता है, प्रातःकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रातःकालीन वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया है। चलिए पढ़ते हैं कविता उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब उन्होंने प्रातःकाल के आकाश की नभ, आकाश, अनंत, अनेक नाम है पर्यायवाची, आकाश, नभ, आसमान। तो प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, शंख के समान, जिस तरह से शंख नीला होता है उसी प्रकार नीले शंख से सुबह के आकाश की तुलना की गई है। जैसे पवित्रता लिए हुए है शंख, उसी प्रकार यहाँ पर भोर के नभ से आकाश की तुलना जो है वो शंख के नीले रंग से, क्योंकि आकाश जो है वो गहरा काले रंग का है, गहरे नीले रंग का है, तो उसकी तुलना नीले शंख से की गई है। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है, देखिए कोष्ठक का प्रयोग हुआ है। तो कोष्ठकों का प्रयोग अतिरिक्त जानकारी के लिए होता है। जैसे हमने पिछली कविता में कैमरे में बंद अपाहिज में भी कोष्ठकों का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखा था, तो उसी तरह एक अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग हुआ है, ये बताने के लिए। अभी गीला पड़ा है, राख से लिपा हुआ चौका, जो सुबह का आकाश है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गृहिणी ने, ग्रामीण जो परिवेश का यहाँ पर चित्रण है, जैसे किसी गृहिणी ने अपने चौके को लीप दिया है राख से, और राख मतलब सलेटी, गहरे सलेटी रंग में अपने जो उसके लीप दिया है, और वो भी गीला पड़ा है क्योंकि गहरा नीला है, जैसे नमी लिए हुए। वातावरण में भी उस समय पर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नमी होती है, तो नमी लिए हुए है वातावरण और गहरा नीला है, तो जैसे किसी गृहिणी ने अपने चौके को लीप दिया है राख से और वो उसका रंग अभी गहरा सलेटी गहरा है, तो जैसे अभी वो गीला पड़ा है, उसकी गीलेपन का आभास यहाँ पर हो रहा है। वातावरण में नमी का एहसास इन पंक्तियों में कवि करा रहे हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई हो। अब
दूसरा उपमान, यहाँ पर अनेक उपमान दिए हैं सुबह के आकाश के लिए कवि ने। दूसरा उपमान क्या है? बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि जैसे बहुत काली सिल, काला पत्थर जो होता है, जैसे ग्रामीण गांव में सिल जो है, आजकल शहरों में तो हम मिक्सी में डालकर घुमा देते हैं, चला देते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण परिवेश है। काली सिल, काले जो सिल होती है जिस पर पीसा जाता है, तो सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि जैसे उस पर किसी ने सिल पर लाल केसर जो है वो पीस दी हो और उसको फिर धो दिया हो, तो उसमें लालिमा रह जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे जैसे धीरे धीरे आकाश में परिवर्तन हो रहा है, सुबह जो सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय की जो लालिमा दिखाई देती है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे किसी ने, जैसे ये हम कह सकते हैं कि केसर तिलक के लिए या पूजा के लिए किसी ने उस पर केसर मली हो और केसर को पीसा हो और जैसे उसको धो दिया हो, तो थोड़ी थोड़ी लालिमा उस पर सिल पर रह जाती है उसकी केसर की। तो उसी लालिमा का यहाँ पर जिक्र किया है कवि ने कि जैसे धुल गई हो, और उसको धो दिया है तो थोड़ी थोड़ी लालिमा उस सलेटी पत्थर पर, काली जो सिल है, पत्थर है, उस पर रह जाती है। सूर्योदय है जो है वो ऐसा ही दिखाई देता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब स्लेट पर, स्लेट जैसे बच्चे जो हैं, बच्चों का स्लेट पर खड़िया चौक से मल देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ दूसरी तीसरी उपमा दी गई है कि जैसे बच्चों ने लाल खड़िया चौक से मल दिया हो स्लेट पर। ऐसा आकाश जो है पल पल परिवर्तित होता आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। फिर धीरे धीरे जो आकाश में कई रंग दिखाई दे रहे हैं, नीला, काला, लाल दिखाई दे रहा है रंग, वो रंग जो हैं जैसे जैसे सूर्योदय होता है वो सारे रंग जो हैं वो अदृश्य होने लगते हैं, चारों तरफ उजाला छा जाता है और सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य जो है ऐसा लगता है नीले जल में, आकाश का रंग अब गहरा नीले से हल्का नीला हो गया है, पानी के समान जैसे सुंदर साफ नीला आकाश होता है, अब उसका रंग जो है हल्का नीला हो गया है, जैसे नीला जल है, और उसमें सूर्य जो है उसकी छाया जो है ऐसी लगती है कि किसी ने नीले जल में किसी युवती की गोरी काया जो है, देह काया झिलमिला रही है, जैसे हिल रही हो। तो ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी युवती की गोरी काया हिल रही हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रयोग कवि ने किया है प्रकृति के बदलते हुए रूप का, जो कवि को एक तरह से अपने जादू में बांध रखा है, जिसने जिस पल पल बदलते स्वरूप ने, प्रकृति के पल पल बदलते स्वरूप ने कवि की आंखों को बांध रखा है। कवि मंत्रमुग्ध सा हो गया है, और जैसे ही धीरे धीरे आकाश में उजाला बढ़ने लगता है, सूर्योदय होता है और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जैसे जैसे पल पल आकाश रंग बदल रहा था, धीरे धीरे वो जो जादू छा रखा था, कवि जिस जादू को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था, वो जादू अब टूटने लगा है। अब चारों तरफ उजाला फैल गया है और आकाश में जो है अब जो अंधकार है वो मिट गया है, और जो सूर्योदय का जादू है, पल पल बदलता स्वरूप है, वो अब समाप्त हो गया है। तो दिन की शुरुआत हो गई है। ग्रामीण परिवेश का एक तरह से शब्द चित्र यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है। जैसे सभी उपमान जो हैं, जैसे राख से लिपा हुआ चौका, काले सिल, स्लेट पर लाल खड़िया चौक बच्चों ने मल दी हो, तो ये सारे उपमान जो हैं कहाँ से हैं? ग्रामीण परिवेश से उन्होंने लिए हैं। उषा का यहाँ पर मानवीकरण हुआ है, जो प्रातः है उसको किसी युवती की गौरी देह के समान झिलमिलाता हुआ दिखाई दिया है, तो उषा का प्रातः काल का मानवीकरण यहाँ पर कवि ने किया है। अगर हम बात करें अलंकारों की, तो बहुत प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, तो यहाँ उपमा अलंकार है, शंख के समान उसकी तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहाँ पर भी कि जैसे धुल गई हो, मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है,
कि जैसे मान लिया कि जैसे किसी लाल केसर से धो दिया है, कि गौर झिलमिल धे जैसे हिल रही हो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जब युवती की गोरी काया, जहाँ पर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सरल सरस हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू मिश्रित शब्दों का यहाँ पर प्रयोग दिखाई देता है। और संदेह अलंकार भी यहाँ पर दिखाई देता है। मुक्तक छंद है, संदेह है तो मुक्तक छंद है। और बिंबों का जैसे जैसे हम कविता में पंक्तियाँ पढ़ते जाते हैं, वो वैसा ही हमारी आंखों के सामने चित्र बनता चला जाता है। तो दृश्य बिंबों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आशा है आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।